If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूरा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन उसके बारे में वीडियो है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों, मैं आपको मैथ्स मास्टरी के बारे में ही बता दूं। मैथ्स मास्टरी एक मैथ्स से रिलेटेड कोर्स है विच इज़ स्पेशली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। उसमें बच्चों क्लास 8 के हर एक चैप्टर्स को एकदम डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो फ़ायदा आपको मैथ्स मास्टरी से होगा ना, वो आपको ना ही आपके स्कूल से होने वाला है, ना ही आपके ऑफलाइन ट्यूशन से होने वाला है। सो अगर आपको अभी तक नहीं पता एनीथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी, सो उसका लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको चेक करके आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, वो हम लोग को पता है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्लास में आपके टीचर आपसे पूछेंगे और ये आपको आगे जाके भी काम आने वाला है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अपने को क्यों बैलेंस करना चाहिए। देखो बच्चों, हम लोग को पता है कि एक एटम जो होता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपको पता है ना अबाउट एटम, कि एटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, कभी भी, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये लोग दे रहे हैं वाटर, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म पे लिख दिए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखोगे तो हाइड्रोजन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम ये लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करने के बाद ये लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को ही लाइक रीअरेंज कर लेते हैं, तोड़ मरोड़ के जैसे तैसे करके अपने आप को ये लोग रीअरेंज करके एक प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एटम्स ना ही नए बनते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ पर जो एटम्स है वो ना ही नए बनते हैं ना ही वो कम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ होता ही है बच्चों। यहाँ पर क्या हमेशा याद रखना, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, कभी भी, तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और फिर वो लोग उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड है और यहाँ पर देखोगे तो ये प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है ना, अब ऑब्वियसली हम लोग केमिकल इक्वेशन का बात कर रहे हैं तो बैलेंस्ड का ये भी बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, मैं जैसे आपको बोली, ना ही एक्स्ट्रा बनते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है 4, यहाँ ऑक्सीजन के एटम है 2, यहाँ ऑक्सीजन के एटम है 2। तो यहाँ पर देखो एक भी एक्स्ट्रा एटम नहीं बना, एक्स्ट्रा एटम बनेंगे ही नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा एटम, ना ही कोई एटम का नंबर कम हुआ। तो अगर यहाँ पर ऐसा रहता, कैसा रहता, ऐसा रहता, अगर मैं ऐसे लिखती यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो इस केस में बच्चों पता है क्या होता, इस केस में ना हाइड्रोजन तो ठीक है सेम सेम, पर ऑक्सीजन का नंबर देखो घट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटम का नंबर कभी भी घटता नहीं है, ना ही वो कभी बढ़ेगा। वो मतलब बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन कभी भी होता है ना, तो वो लोगों का नंबर सेम रहता है दोनों साइड में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में। अगर कम हुआ, घट गया, मतलब एटम का नंबर घट गया, मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो रॉन्ग कुछ हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। सो एक एक लॉ होता है जिसको ना हर एक केमिकल रिएक्शन, हर एक केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है, या फिर हर एक केमिकल रिएक्शन के समय एक लॉ फॉलो होता है। उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये लॉ के हिसाब से मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास, वजन को हम लोग बोल रहे हैं, ना वो क्रिएट होगा ना वो डिस्ट्रॉय होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर मास का बात हो रहा है, मतलब डेफिनेटली ये एटम से रिलेटेड है। मास इज नेदर क्रिएटेड मतलब क्या, मास नया बनेगा नहीं, मतलब एटम अगर बढ़ जाएगा तो मास नया नहीं बनेगा, या एटम अगर घट जाएगा तो मास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं ना, उसमें ये लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड ये लॉ के हिसाब से क्या है, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन जो होता है वो हम लोग को हमेशा दिखाता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना भी मास होगा हमेशा प्रोडक्ट साइड से मास उसका इक्वल होगा। कैसे? ऐसे। अगर एक तो बैलेंस्ड इक्वेशन लेंगे, हम लोग बैलेंस का ही बात कर रहे हैं बच्चों। मैं यहाँ पर मास का बात कर रही हूँ कि रिएक्टेंट का जो मास होगा, ऐसे बोल रहा है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर देखोगे तो प्रोडक्ट तो एक है और यहाँ पर रिएक्टेंट दो है, तो इसका मास प्लस इसका मास जो भी वैल्यू आएगा, सपोज एक्स आया, प्रोडक्ट का मास निकालोगे वो भी एक्स आएगा। तो तभी तो ये सेम सेम हो रहा है, तभी तो जाके वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। समझ में आया? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है एवरी टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसके हिसाब से जो मास होता है रिएक्टेंट साइड का शुड ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। एंड मैं और यहाँ पर पॉइंट लिख दी हूँ कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कहाँ गया, ये रहा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू एटम इज फॉर्म्ड और लॉस्ट। देखो वही चीज़ है, जब कभी भी एक तो केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी नए एटम ना फॉर्म होता है ना लॉस्ट होता है, ना फॉर्म होता है ना लॉस्ट होता है। एटम्स रीअरेंज देमसेल्व्स टू गिव न्यू प्रोडक्ट। एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और हम लोगों को न्यू प्रोडक्ट मिलता है। एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं एंड हम लोगों को न्यू प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। सो क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा लॉ का नाम बताओ जो कि एक केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक है, या कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो लोग एक लॉ फॉलो करते हैं, नेम दैट लॉ। तो वो लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टेट दैट लॉ, तो आप लोग लिख सकते हो मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को ना ये वाला कैसे निकालते हैं मैं ये बता देती हूँ, वो तो शायद अभी आपके कोर्स में नहीं है। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये हम लोग को दे रहा है H2O। मैं यहाँ पर मास का बात करी और ऑब्वियसली बैलेंस्ड इक्वेशन का ही बात करूंगी। ठीक है, पहले मास ऑफ द रिएक्टेंट देख लेते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का पहले मास निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर ये है पहले। अच्छा, आप लोगों को मास नंबर पता है हाइड्रोजन का, आप लोग पढ़े होगे, बुक में लिखा होगा। हाइड्रोजन का वजन होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, यहाँ 2 यहाँ 2 मतलब 4। 4 इंटू हाइड्रोजन का वजन होता है 1, ये हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन का 4। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन में यहाँ पर कितने एटम है, 2 है। और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं। एटॉमिक नंबर इवन है, मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ ये चीज़। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, उसको डबल कर दो, इवन नंबर है ना, इसको डबल कर दो, डबल कर दोगे 16 हो जाएगा। अगर ऑड होगा उसको डबल करके 1 प्लस कर दो, मतलब डबल कर दो 18 प्लस 1 दैट इज 19। ऐसे मास नंबर निकालते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का केस में अलग है, वो आप लोग बाद में पढ़ोगे क्यों इसको हम लोग 1 लेते हैं। 1 आप बोल सकते हो मैडम हाइड्रोजन का तो ऑड नंबर है, एटॉमिक नंबर 1, उसको डबल करके 1 प्लस करेंगे, इसका अलग केस है बच्चों, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 2 इंटू 16 32, दोनों को प्लस कर दो, मतलब हाइड्रोजन का वजन आया 4। मैं क्या की, पहले इसका एटम कितना है, 2 इंटू 2 4 है, इंटू हाइड्रोजन का वजन लेते हैं 1, तो 4 इंटू 1 4। ऑक्सीजन का एटम है 2 इंटू ऑक्सीजन का वजन लेते हैं 16, तो ये हो गया 32। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितने हो गए, 36, मतलब इधर साइड का वजन है 36। अब इधर देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में भी जो भी आया उनका वजन सेम हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर बाहर में 2 है, ठीक है, वो बाहर में जो भी है ऐसे देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 इंटू हाइड्रोजन का लेते हैं 1 प्लस, इसमें ऐसे करते हैं क्योंकि ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में है, तो पहले मैं हाइड्रोजन का निकाली, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या नंबर है सामने में, नीचे तो कुछ है नहीं, सामने में है 2, 2 इंटू 16, तो 4 प्लस 32 दैट इज 36। मैच करो, रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास सेम सेम आ रहा है, यस आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। समझ में आया? ओके। अभी अभी बच्चों ये एक चीज़ है कि व्हाट डज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल अस। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि ये एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिख रहा है, ये पूरा बैलेंस्ड है, हर जगह नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम है। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन देता है, पहला इन्फॉर्मेशन देता है ये हम लोग को कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। देखो पीछे कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से ये बता सकती हूँ ना,
चलो जैसे कि ये उल्टा रिएक्शन है, कैसे? H2O है, मतलब ये पानी है, पानी टूट रहा है, इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुने होगे, नहीं सुने होगे तो फिर 8 में पढ़ोगे आप लोग आगे में। मतलब वाटर में जब हम करंट पास करवाते हैं और खाली सिंपल पानी नहीं होता, थोड़ा एसिड डालते हैं उसमें, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, पढ़ोगे आप लोग एसिड रिलेटेड वाटर। तो वाटर में जब हम करंट पास करवाएंगे ना तो वो टूटता है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, वो टूटता है, टूट के वो 2 प्रोडक्ट्स देता है, एक हाइड्रोजन और एक ठो ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बैलेंस्ड है बच्चों, ये यहाँ पर पूरा बैलेंस्ड है, चेक कर लो। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, बैलेंस्ड है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है? पहला, ये हम लोग को बताता है कि रिएक्टर एंड प्रोडक्ट से कितने कितने मॉलिक्यूल्स है। तो चलो आप लोग बताओ यहाँ पर कितने कितने मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि जो भी आपको यहाँ पर सिंबल या फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसके सामने का नंबर वो होता है मॉलिक्यूल्स का नंबर, ठीक है। जैसे कि ये वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है? 2, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का। ये क्लियर हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंदाजा हो जाता है, अंदाजा क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 इंटू 2 4, समझ में आया। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 4, ऑक्सीजन के 2, मतलब हम लोग को एटम के बारे में पता चलता है कितने कितने एटम हैं। फिर एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहने से हम दोनों साइड का मास निकाल सकते हैं। मैं मास निकालने का तरीका आपको बताई हूँ ना। एक और बता दूँ क्या? जैसे कि अगर मैं कौन सा रिएक्शन लूँ, ये लूँ, ये नहीं लेती हूँ, कुछ और लूँ। अगर मैं बता दूँ दिल में क्या, ये लेते हैं, चलो C+O2 गिव CO2, सिंपल वाला, ठीक है। अब इसका हम लोग को मास, जैसे कि बैलेंस्ड है ना, तो इससे हम लोग उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अभी रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन 2 है, तो इसका और इसका प्लस कर देंगे। कार्बन का पहले कितना है? कार्बन के साथ कोई नंबर लगा है तो इसका एटम 1 है। 1 इंटू कार्बन का वजन होता है बच्चों 12, कार्बन का एटमिक नंबर 6 होता है, इवन नंबर है, उसको डबल कर दो 12, तो इसका वजन है 12, तो 12 इंटू 1 2, सॉरी 12 इंटू 1 12, तो कार्बन का तो वजन 12 मिल गया। O2, ऑक्सीजन में कितना एटम है? 2, ऑक्सीजन का होता है वजन 16, दैट इज 32, ऐड कर दो दोनों का टोटल मास, ऐड कर दो 12 और ये हो गया आपका 44, मतलब रिएक्टेंट का मास हो गया 44। अब प्रोडक्ट का निकालें, इसका निकालें, ये बाजू में निकाल लेते हैं, है ना। CO2 का निकालना है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक तो कंपाउंड है, तो कार्बन का निकालेंगे प्लस, मतलब एक एक का प्लस करते करते चलेंगे। कार्बन का कितना एटम है यहाँ पर? कार्बन के साथ ना साइड में कोई नंबर है ना आगे में कोई नंबर है, दैट मीन्स 1। कार्बन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, देखो बच्चों पूरा एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोगों के पास अगर एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हम लोग वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। कौन सा इन्फॉर्मेशन? कि रिएक्टर एंड प्रोडक्ट का मास क्या है। समझ में आया? तो यहाँ पर बच्चों वही है, सेम सेम सेम। अब आएगा ये टॉपिक, कौन सा बताऊँ? अब आएगा ये टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। पहले पता है आपको, पहले ना केमिकल इक्वेशन ऐसे ही लिख लेते थे, जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ, C+O2 गिव CO2, तो ऐसे आधा अधूरा है ये, पता है कि नहीं, आधा अधूरा है ये, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेते थे H2+O2 गिव्स H2O, या फिर ऐसे सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2। मतलब पहले एकदम सिंपल सिंपल डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखा जाता था। पता है आपको, बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता था इस टाइप का केमिकल इक्वेशन। तो अर्लियर, मतलब पहले क्या था ना, बहुत सारा लिमिटेशंस था। लिमिटेशंस मतलब होता है डीमेरिट्स। केमिकल इक्वेशन का बहुत डीमेरिट्स था बच्चों। केमिकल इक्वेशन से हम लोग को बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता था, जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनका फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे कि आप लोग कंपेयर करो, मैं यहाँ पर लिखी हूँ C+O2 गिव CO2,
यहाँ भी लिखी हूँ देखो C+O2 गिव CO2, पर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट में देखो कुछ कुछ एक्स्ट्रा है ना, वो चीज़ यहाँ मैं नहीं लिखी हूँ। तो पहले ऐसे लिखा जाता था। तो ऐसे में हमको नहीं पता कि कार्बन का फिजिकल स्टेट क्या है। अच्छा, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है, कुछ बच्चे लोग मुझे आइसोटोप्स का भी एक्सप्लेनेशन पूछे हैं। आइसोटोप्स एक्चुअली बुक में नहीं था इसलिए मैं नहीं बताई थी, मतलब मुझे लगा आपके कोर्स में नहीं होगा, पर ठीक है मैं बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो। और भी कुछ कुछ पूछा गया है, देखते हैं। ओके, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है वेदर वो लोग सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, कि गैसियस स्टेट में है, कि एक्वस स्टेट में। एक्वस तो एकदम न्यू है आप लोगों के लिए। एक्वस स्टेट का मतलब पता है क्या होता है? कोई सॉलिड में आप लोग पानी डाल के उसको घोल बना दिए, सोल्यूशन बना दिए, ठीक है, जैसे कि आपके पास नमक है NaCl, आप लोग पानी को यूज़ कर रहे हो, पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज़ नहीं करोगे। अगर वाटर को यूज़ कर रहे एज अ सॉल्वेंट तो वो सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले नहीं पता चलता था कोई भी केमिकल इक्वेशन देख के कि रिएक्टेंट्स लोगों का फिजिकल स्टेट क्या है। तो उस लिमिटेशन को कैसे हटाया गया? ऐसे उनके पास में ना ब्रैकेट में अगर सॉलिड स्टेट में, जैसे कि यहाँ पर C है कार्बन, तो हम लोग कार्बन को लेंगे सॉलिड स्टेट में। कैसे सॉलिड स्टेट में? जैसे कि बच्चों को एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे कि आप सपोज ऐसे एक ठो देख लिए इक्वेशन, आपको मैं बोलूँगी चलो बच्चों एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ इक्वेशन को पढ़ के। आप लोग बोलोगे कार्बन है, ऑक्सीजन है, पर कार्बन का क्या फॉर्म है? मैं यहाँ पर लिख दिया अगर कार्बन सॉलिड स्टेट में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छा कार्बन को मतलब मेरे को सॉलिड स्टेट में लिखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर नहीं लिखा है कि ऑक्सीजन को कौन से स्टेट में यूज़ करना है, गैसीय स्टेट में यूज़ करना है कि ऑक्सीजन को ठंडा करके वो लिक्विड जैसा बन जाएगा, उस स्टेट में यूज़ करना है। तो पहले ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन बाद में ये सब चीज़ों को ऐड किया गया साइड साइड में। अगर S लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में, दैट मीन्स ये कार्बन सॉलिड स्टेट में। अगर स्मॉल G है, दैट मीन्स ऑक्सीजन को कौन से स्टेट में लिए हैं, गैसीय स्टेट में। और जो CO2 बन रहा है प्रोडक्ट, वो भी गैसीय स्टेट में बन रहा है। सिमिलरली यहाँ आयरन और कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इन दोनों को रिएक्ट करवाना है। अच्छा, अभी जैसे कि आप लोगों का तो नया नया ये सब है ना पढ़ने का, सपोज आप लोग ये इक्वेशन देखते, ठीक है, आप लोग ये इक्वेशन देखते, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ये एक्सपेरिमेंट मैं बहुत करवाई हूँ क्लास 9th के बच्चों को, इवन क्लास 8 को भी दिखाई हूँ। Fe प्लस CuSO4 डॉट डॉट नहीं यार, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पर लैब में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को डब्बा दिख जाएगा कॉपर सल्फेट के पाउडर का, कॉपर सल्फेट का पाउडर का, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। डेफिनेटली पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में। Fe का मतलब होता है लोहा, आयरन, आयरन तो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगा। FeSO4 का भी आपको पाउडर दिख जाएगा लैब में, डब्बा दिख जाएगा, फेरस सल्फेट का दिख जाता है छोटा छोटा हिस्सा उसका। कॉपर का भी आपको दिख जाएगा, तांबा होता है कॉपर, कॉपर के भी रहते हैं छोटे 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 पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी चलो बच्चों एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो। यहाँ पर हम लोग को ये रिएक्शन को देख के करना है। क्लास में ऐसे ही होता है, लैब में आप लोगों को इक्वेशन दिख जाएगा, आप लोग उसी हिसाब से करोगे। अब आप लोगों को पता है अच्छा लोहा है, तो लोहा को मैं तो ले लिया, ठीक है। लोहा में किसको मिक्स करना है? Fe प्लस CuSO4, मतलब Fe के साथ मुझे CuSO4 को मिक्स करना है, तो लोहा के साथ CuSO4 का पाउडर निकाल के मिक्स कर दोगे क्या? हाँ, दोनों का पाउडर को मिक्स कर दिए एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक वॉच क्लास में और बैठ के देख रहे हो, मतलब लोहा ले लिए, आयरन ले लिए और ऊपर से कॉपर सल्फेट का पाउडर को मिक्स कर दिए दोनों को, ठीक है, अब बैठ के देख रहे हो। बोलोगे अरे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ तो ऐसे नहीं होता, पहले ऐसे ही था, कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं था ढंग से, इक्वेशन में कोई इन्फॉर्मेशन रहता नहीं था और मतलब बहुत लिमिटेशंस था। फिर क्या किए, इस लिमिटेशन को कैसे हटाए? ऐसे लिख के। तो हम लोगों को आयरन यहाँ पर लेना है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मतलब समझे, कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। एक्वस फॉर्म मतलब उसको पानी में घोलना है, वाटर यूज करना है, पानी में इसको डाल दोगे तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा। फिर दोनों को मिक्स करके छोड़ देना। तो एटलीस्ट ये 1 दिन लगता है एक्सपेरिमेंट में। तो आप लोग देखोगे जो आप लोगों का ब्लू कलर का सोल्यूशन था, मतलब कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बना लिए, उसमें लोहा डाल दिए, कोई भी आप लोग आयरन नेल डाल देना, तो आप लोग 1 दिन बाद आओगे तो आप लोग देखोगे वहाँ पर रिएक्शन हो गया है और आप लोगों को मिलेगा FeSO4 और कॉपर। समझ में आया? वो पूरा कलर ही बदल जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें। तो ये भी हमको एक्वस फॉर्म में ही मिलता है और ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है।
अभी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करवा के वाटर मिलता है ना, तो हाइड्रोजन लेते हैं गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन लेते हैं गैसियस फॉर्म में, वाटर आता है लिक्विड फॉर्म में। समझ में आया? ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या इसका लिमिटेशन था? पहला तो हो गया फिजिकल स्टेट। दूसरा और हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था पता है पहले केमिकल इक्वेशन से? अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, ये कट गया है, ठीक है। अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि हम लोग जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उसका कंसंट्रेशन कैसा है। मतलब जैसे कि कंसंट्रेशन का अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली एसिड के लिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, और मतलब रिएक्टेंट में अगर इफ़ यू आर यूजिंग एसिड, तो वहाँ पर दो वर्ड यूज़ होता है, या तो डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो और मैं आपको बोलूँगी बेटा यहाँ पर एसिड यूज़ करना है, तो एसिड यूज़ करना है, दैट मीन्स एसिड बच्चों दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है डाइल्यूट फॉर्म में, एक होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। डाइल्यूट एसिड मतलब वो एसिड, ऐसा एसिड आपको मिलेगा जिसमें बहुत सारा पानी होगा, ठीक है। जैसे कि दूध में पानी मिक्स करते हैं ना खूब सारा, बहुत जन कर देते हैं, वैसे एसिड में खूब सारा पानी, मतलब एसिड कम होगा और पानी ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन द एसिड इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ये खतरनाक नहीं होता, ठीक है। डाइल्यूट एसिड ऐसा नहीं है कि पी जाओगे उसको, समझ में आया ना? खतरनाक नहीं होता मतलब खतरनाक नहीं होता बस, ठीक है। और होता है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब ये थोड़ा क्या, ये तो भयंकर वाला एसिड है। पूरा धुआं 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 इससे निकलेगा, बॉटल खोलोगे तो एकदम धुआं निकलेगा। देखना आपके टीचर्स लोग जब करवाते होंगे ना, तो आपको बताएंगे कि ये कंसनट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। तो कंसनट्रेटेड एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा होगा और पानी एकदम थोड़ा सा होगा। मतलब एसिड में पानी डालेंगे पर बहुत बहुत कम। जैसे कि दूध में पानी डालेंगे पर ना के बराबर, दूध एकदम मोटा सा दूध है, वैसे ही कंसनट्रेटेड एसिड मतलब एकदम ऐसा एसिड जिसमें पानी ना के बराबर होगा, बहुत कम पानी होगा। समझ में आया? अच्छा, अभी तो हम लोग तो पहले ना केमिकल इक्वेशन लिख देते थे अगर एसिड यूज हो रहा है, कुछ साइड में लिखते नहीं थे कि डाइल्यूट लेना है कि कंसनट्रेटेड लेना है। तो वो तो दिक्कत है ना, क्योंकि डाइल्यूट के साथ अलग प्रोडक्ट आता है और कंसनट्रेटेड लोगे तो अलग रिएक्शन होता है, ऐसा भी होता है। तो उस लिमिटेशन को कैसे हटाया गया? एसिड के बाजू में ब्रैकेट में ना डाइल्यूट के लिए ऐसे और कंसनट्रेटेड के लिए नहीं लिखी हूँ मैं, कंसनट्रेटेड के लिए ऐसे। जैसे कि एसिड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं कंसनट्रेटेड लूँगी तो ऐसे कॉन्क, कॉन्क लिखते हैं शॉर्टकट में कॉन्क, और डाइल्यूट लूँगी तो उसके साइड में ऐसे करके डाइल्यूट। समझ में आया? वही सब चीज़ें यहाँ पर है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है नेचर ऑफ द रिएक्शन, मतलब पहले ना वही केमिकल इक्वेशन को देख के आपको नहीं पता चलेगा कि इस रिएक्शन में हीट निकल रहा है कि ये लोगों को हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, ऐसे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख के दी हूँ C+O2, ये दिया कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों आपको पता है ये जो सी है ना, ये कोयला में मिलता है, कार्बन जो है ना वो कोयला में मिलता है। कोयला में बहुत कार्बन होता है। कार्बन को जब हम जलाते हैं, कोई भी चीज़ को आप जलाओगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। जैसे आप लोग दिवाली में वो बहुत सारा ऐसा, मतलब दिवाली में ना बहुत सारे फायर क्रैकर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जिनमें मैग्नीशियम यूज़ होता है, तभी वो मस्त जलता है, ठीक है। मैग्नीशियम अगर जलाओगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो कार्बन जल रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 गैस मिल रहा है। अब जैसे कि कोयला जला और CO2 गैस मिला, ठीक है। अब आपको पता है कोयला जलता है तो यार उसमें तो भयंकर वाला, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। पर इस रिएक्शन में आपको पता चल रहा है कि हीट निकल रहा है कि नहीं? नहीं पता चल रहा। कहाँ से पता चल रहा है? सिर्फ ये पता चल रहा है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है और हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखी होंगी, ये वाला लिखी हूँ मैं, नाइट्रोजन N2 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों भी रिएक्ट करेंगे और हम लोगों को मिलेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक तो गैस होता है ये, देखो यहाँ पर पता चल जा रहा है ना कि गैस है, वरना आप लोग सोचते रहते कि NO होता क्या है। तो बच्चों ये गैस होता है, ठीक है। तो N2 और O2 ये लोग जब रिएक्ट करते हैं ना तो इनको हीट करना पड़ेगा तो ही जाके रिएक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर माइनस डेल्टा यहाँ लिखी हूँ, पहले बता देती हूँ मैं यार, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, बोलोगे मैडम माइनस प्लस कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है। रुक जाओ रे बच्चों, रुक जाओ। तो बच्चों पहले के केमिकल इक्वेशन से हम लोगों को ना नहीं पता चलता था द नेचर ऑफ द रिएक्शन। नेचर ऑफ द रिएक्शन मतलब दो चीज़, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक।
अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और बहुत सारा हीट निकल रहा है, आगी निकल रहा है, गर्म हो जा रहा है एकदम वो, जैसे कि आप लोग एक बर्तन में रिएक्शन किए। बेसिकली हम लोग लैब में तो अपने घर का बर्तन थोड़ी ना यूज़ करेंगे। लैब में हम क्या यूज़ करते हैं? लैब में हम लोग यूज़ करते हैं बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया। सपोज आप बीकर में एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है? आप लोग देखिए एक्सपेरिमेंट के बाद वो बीकर एकदम वार्म हो गया है, एकदम हीट हो गया है, जैसे ताता एकदम हो गया है, क्या बोलते हो, वार्म हो गया है, ठीक है? या फिर कोई एक्सपेरिमेंट की ओर आगे निकल रहा है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। हीट अगर रिलीज होता है ना, हीट अगर बाहर निकलता है, रिलीज होता है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, बीकर या आपका अपैरेटस गर्म क्यों ना हो जाए। गर्म मतलब क्या, हीट निकला है, थोड़ा कम गर्मी है, ज़्यादा होगा तो आगे निकलेगा, है ना? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं, अच्छा इसको छोड़ो, पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि बच्चों आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड एक ठो सॉलिड होता है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड ना एक ठो सॉलिड होता है, ठीक है? आप लोग पानी में उसको डालोगे, लिक्विड में, मतलब पानी में, वाटर में, पानी में उसको डाल दिए, घोल रहे हो, तो आप लोगों को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जैसे कि आप लोग क्लास में भी कर रहे हो, मतलब बीकर में कर रहे हो, लैब में, ये तो हम लोग करवाए हैं बच्चों को। हम लोग क्या किए थे, एक बीकर में इसको डाल दिए थे पानी में, और ऐसे ऐसे करके बीकर को स्टेयर कर रहे थे। जब बाद में बीकर को जब छुआ गया बाहर से, तो हम लोग देखे यार बीकर तो एकदम गर्म हो गया है। दैट मीन्स ये रिएक्शन हुआ तो हीट निकल रहा है, बीकर एकदम गर्म हो गया था। अगर एनर्जी निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पर प्लस डेल्टा करके शो कर सकते हैं। ये डेल्टा का मतलब होता है हीट, और यहाँ पर प्लस डेल्टा है मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का। ये दो गैस है, आप लोग इसको ऐसे मिक्स कर दिए, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि इनको मिक्स करने से ना हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ मिलता है। क्या मिलता है? एनओ मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। आप लोग क्या किए, मैं आप लोगों को बोली चलो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करो, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये लाइक रिएक्शन करके दिखाओ। आप लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर दिए और वेट कर रहे हो, तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको मिक्स करने के बाद इनको हीट करना पड़ता है। तो ये लोगों को जब तक आप हीट नहीं दोगे तो ये लोग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये रिएक्शन होने के लिए ये लोग हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके ही आगे बढ़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन होने के बाद हीट निकालते हैं अपने से। तो अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप लोग उसको ऐसे भी शो कर सकते हो। मैं कैसे शो की हूँ? ऐसे, N2+O2, ये दिया NO माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा भी करोगे ना तो यहाँ हीट लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा। माइनस डेल्टा का मतलब होता है ये एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है। क्लियर? और क्या है? नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। पहले केमिकल इक्वेशन से हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। जैसे कि यही वाला, यही इसी को ले लो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दी तो यहाँ से हमको नहीं पता चल रहा है कि जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिक्स करके हीट करना है ना, हीट करना है कि नहीं करना है। पर पहले लिखा जाता नहीं था, तो लिमिटेशन था, ये तो पता ही नहीं चलता था करना क्या है, समझ ही नहीं आता था, कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं था। ठीक, तो उस चीज़ को ना, इस लिमिटेशन को ना बच्चों, कि इनको क्या करना है, हीट करना है, कि इसको कितना प्रेशर देना है दोनों गैस को मिला के, या फिर कुछ कैटलिस्ट हम लोग को ऊपर से यूज़ करना है, जो भी, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं कंडीशन। तो उस चीज़ को पता है कहाँ मेंशन किया गया? उसके बाद उसको मेंशन किया गया, ये जो एरो दिखता है ना, यील्ड, इसके ऊपर। अगर हीट करना है तो मैं हीट यहाँ पर लिख दूंगी, कितना टेम्परेचर तक हीट करना है वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि 200 डिग्री में इसको हीट करना है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मैं बस बता रही हूँ आपको कि इसको 200 डिग्री में हीट करना है, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर कोई कैटलिस्ट यूज़ करना है, सपोज मैं, अच्छा कैटलिस्ट का मतलब पता है कि नहीं पता आपको? कैटलिस्ट ना ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सामान होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं ना, तो वो लोग उसका स्पीड को चेंज कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, ठीक है? जैसे कि सपोज ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे थे, और मैं यहाँ पर एक तो कैटलिस्ट रख दी। कैटलिस्ट कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि मैं प्लेटिनम ले आई, जैसे कैटलिस्ट आया ये लोग एकदम स्पीड से काम करने लग गए। समझ में आया?
तो कैटलिस्ट भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको भी हम लोग एरो के या तो ऊपर या फिर नीचे में मेंशन कर सकते हैं। तो जितना भी कंडीशंस होता है रिएक्शन का उसको हम एरो के ऊपर या नीचे में मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये वाला जो रिएक्शन है उसको देखो। अब यहाँ पर एक्चुअल में जो रिएक्शन है उसको देखो, जैसे कि है KClO3, मतलब यहाँ पर एक रिएक्टेंट को लिया गया, एक सब्सटेंस को लिया गया है, सॉलिड फॉर्म में है, हम लोग को ये भी पता चल रहा है। हम लोग को यहाँ पर ये रिएक्शन को देखोगे तो एरो में लिखा हुआ है HE80 हीट, और नीचे में है MnO2, मतलब एक जगह में लिखा है हीट एंड नीचे में MnO2 और साइड में लिख दिया है MnO2 जो है वो एक तो कैटलिस्ट है, मतलब ये सब्सटेंस एक तो कैटलिस्ट है और हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो ये इक्वेशन एकदम सही तरीके से मेंशन है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ इसका कंडीशन क्या है कि हम लोग जब इसको लेंगे तो हम लोग इसको हीट करेंगे और वहाँ पर हमको एक तो कैटलिस्ट को भी लेना है, ठीक है। कैटलिस्ट का एक और क्या प्रॉपर्टी है पता है, कैटलिस्ट ना रिएक्शन में आ तो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा रिएक्शन में, आप इसको डालोगे ना तो इसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जाए कि इनके साथ रिएक्ट करके कुछ और चीज़ मिलेगा, नहीं, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है ना, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन ये केमिकल रिएक्शन का स्पीड को चेंज कर देता है। अल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, समझ में आया। फिर डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है देखो, यहाँ बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये दो गैस है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब हम लोग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को मिलाएंगे अलग अलग कंडीशंस में, जो भी इसको हीट करना है, प्रेशर देना है, ठीक है, जब हम लोग इसको मिलाएंगे ना बच्चों तो हम लोग को एक तो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ NH3, इसका नाम है अमोनिया गैस। अरे अमोनिया गैस एकदम कैसा होता है पता है, इसको ज़्यादा सूंघना नहीं चाहिए, एकदम हेडेक हो जाता है, आँख से पानी निकलने लग जाता है, बहुत डेंजर होता है, ठीक है। मतलब एक कभी ना कभी तो पक्का आप लोग उसको इनहेल करोगे, मैं जानती हूँ टीचर्स करवाते हैं, पर उसके बाद देखना कैसा हालत होता है, आँख से पानी, नाक जलता है, हेडेक हो जाता है अगर ज़्यादा उसको इनहेल कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दो रिएक्टेंट्स लो, मिले और हमको प्रोडक्ट मिला, मतलब इधर से इधर रिएक्शन जा रहा है जैसे जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब नॉर्मली जैसे रिएक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन है। बच्चों वैसे बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, मतलब ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस दोनों मिलके अमोनिया दिए, अमोनिया क्या करेगा वो फिर टूट के फिर से वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। अमोनिया क्या करेगा वो टूट के फिर से वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा, मतलब जो जो एलिमेंट्स उसको मिला अपने आप को कंबाइन करके अमोनिया गैस बना रहे थे, अमोनिया टूट के फिर से उन्हीं में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब ऐसे रिएक्शन हो रहा था फिर उल्टा तरफ भी रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया टूट के फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले नहीं पता चलता था, पहले के केमिकल रिएक्शंस में इक्वेशंस में ना ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं थे कि यहाँ पर फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है, ठीक है। मतलब हर हर रिएक्शन ऐसा नहीं होता, हर रिएक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनको आप हीट करोगे, मतलब ये लोग रिएक्ट करके देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे टूट के ये दो ठो देगा, ऐसा नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो जिस किसी किसी में ऐसा होता था ना उसमें इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलता था, मतलब वो रिएक्शन में ऐसा कुछ, वो इक्वेशन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं होता था जिससे पता चले कि यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो उस लिमिटेशन को हटाने के लिए ना एक रिवर्सिबल साइन आया, ऐसे ये होता है रिवर्सिबल साइन, ठीक है। रिवर्सिबल साइन आ गया, मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बाद मैं ऐसे रिवर्सिबल दे दी और मैं लिख दी यहाँ पर NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है। मैं यहाँ पर सपोज ऐसे लिख दी, बैलेंस भी कर देते हैं चलो, ठीक है। इसका मतलब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर तो दो एरो आ गया, मतलब ये रिवर्सिबल साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया दे रहे हैं, और बैकवर्ड भी हो रहा है, मतलब अमोनिया टूट के फिर से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया। तो ये था डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहला में है फॉर्मूला बनाओ, जहाँ 5 जो कंपाउंड का नाम है उसका फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाना सबको आता है, जैसे मैं एक नंबर ये बता दे रही हूँ, सोडियम सल्फाइड दिया है, तो सोडियम सल्फाइड कैसे बनाते हैं, सोडियम सल्फाइड, पहले क्या करोगे, पहले इनका सिंबल लिख लो, सोडियम होता है Na, सल्फाइड मतलब सल्फर का बात हो रहा है,
अब इनका वैलेंसी, सोडियम होता है +1 और ये होता है -2, होता है ना। अब इंटरचेंज करो नंबर्स को, वैलेंसी को, तो ये हो जाएगा Na2S, बन गया फॉर्मूला। वैसे ही सबका बनाना। यहाँ पर बच्चों नाम लिखा है, ठीक है, मतलब नाम लिखना है। कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया, आपको नाम लिखना है, तो बहुत सिंपल है। कैसे? जैसे कि CaCl2, CaCl2 क्या है? CaCl2, तो ये तो मेटल है, इसका नाम फट से आ जाएगा कैल्शियम, और इसका हो जाएगा क्लोराइड। ये कैसे बना है? वैसे आप लोग नाम देख लेना, जैसे कि Ca है, और बच्चों ये फॉर्मूला बना है। अभी कैल्शियम के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1, और Cl के नीचे में 2 है। ये 2 पक्का यहाँ से आया है, पक्का ये Ca2+ से आया है, और इसे Cl लिख दोगे। कैल्शियम के नीचे 1 है, ये 1 पक्का Cl के ऊपर से आया है ना, -1 होगा पक्का, एक प्लस तो एक माइनस। इसके लिए आप क्या लिख रहे थे? Ca2+ का नाम क्या था? कैल्शियम आयन, बट कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो आयन नहीं लिखते हैं। इसका कैल्शियम हो गया और इसका हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे एक और देख लेते हैं, K2SO4, K2SO4 बहुत सिंपल सा है नाम, लेकिन मैं आप लोगों को उसी तरीके से बता देती हूँ। पहले इनके नीचे नीचे का आप लोग नंबर देखो, K के नीचे में 2 है, K के नीचे में क्या है? 2 है, और ये पॉलीएटमिक आयन है SO4, ठीक है, SO4 पॉलीएटमिक है, याद है तो आप लोग पढ़े हो। इसके बाहर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये 2 पक्का इसके ऊपर से आया है और 1 पक्का इसके ऊपर से आया है, मतलब K पक्का +1 रहा होगा और SO4 पक्का -2 या 2- रहा होगा। क्लियर? अब आप लोग K+ का नाम क्या देखे थे? बोलो। पोटेशियम। और SO4 2- का नाम क्या था? सल्फेट, तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। क्लियर? एक और दे देते हैं, चलो, CaCO3, CaCO3। अब बच्चों दोनों के नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब पक्का एक जैसे नंबर होंगे। अब आप लोग बुद्धि लगा लो, कैल्शियम का कितना होता है? डाइवेलेंट है ना ये मेटल, 2+ होता है, पक्का इसका 2+ यहाँ गया होगा और इसका 2+ यहाँ गया होगा, मतलब दोनों का 2 2 होगा, तभी तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता है कैल्शियम है, और CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग एक काम करना, इतना पंचायती करना भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों को जो मैं लिस्ट दी थी ना एलिमेंट्स का, मोनो एटमिक, पॉली एटमिक और कैटायंस का जो था ना, आप लोग उसको पूरा पी जाना। आप लोग देखते ही बना लोगे कि ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ऐसा है, इसका नाम ये Mg है, मतलब मैग्नीशियम है। NO3 का नाम आप लोगों को याद होगा, तो नाइट्रेट, नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ऐसे ही तो बनाना है। अभी नंबर 3 में राइट केमिकल इक्वेशन इन सिंबल एंड फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस, मतलब यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन दिया है, वर्ड इक्वेशन दिख रहा है। वर्ड इक्वेशन से हम लोगों को ना सिंबल एंड फॉर्मूला बनाना है, मतलब सिंबल एंड फॉर्मूला को यूज करके केमिकल इक्वेशन बनाना है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि बैलेंस करो, कहीं बोला है? कहीं नहीं बोला है, ठीक है, कि बैलेंस करो या ये करो, कहीं नहीं बोला है। तो हम लोग खाली इसका वर्ड इक्वेशन से हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे। सो नंबर 1 कैसे करेंगे? ये आयरन है, तो आयरन का सिंबल, क्योंकि मेटल है, आयरन के लिए एफ ही लिखेंगे, मेटल का नाम। सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, वो एस जाएगा, ठीक है, H2 मत लिखना, सल्फर को एस लिखना। फिर यहाँ पर आयरन सल्फाइड है, तो आयरन सल्फाइड का आप लोग बना सकते हो। आयरन के बाजू में क्या लिखा हुआ है? 2, दैट मीन्स ये पक्का वैलेंसी 2 है। सल्फाइड का होता है बच्चों 2-, 2 2 कट गया, आएगा FeS, हो गया। वर्ड प्रॉब्लम से, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम बोल रही हूँ मैं, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में हम आ गए। और बैलेंस करने बोला नहीं है तो मत करना, लेकिन ये चीज़ आप टीचर से क्लियर कर लेना कि मैम अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है बैलेंस करने, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो क्या हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा? ये चीज़ पूछ लेना बच्चों। मैं तो देखो बच्चों को मना करती थी कि मत करना, ठीक है, आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना। नंबर थ्री नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, याद है तो, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, पता है ना। एमोनिया का बच्चों ये याद रख लेना, फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है, और ये तो बना लोगे यार, खुद से कर लेना, ठीक है ना। अभी नंबर 4, अ डैश इज फाउंड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनता है? जल्दी मैं डिस्कस कर देती हूँ ना, क्या बनता है। आप लोगों को याद होगा, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? कैटायन, लिख देते हैं, चलो।
द शॉर्ट हैंड एब्रिविएशन फॉर द एलिमेंट, एलिमेंट का जब हम शॉर्ट हैंड एब्रिविएशन या शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं, लेटर्स, वर्ड्स क्या लिखते हैं यार, लेटर्स जो उनके लिए हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड एब्रिविएशन फॉर द एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, एक एटम के आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? मतलब ये एक एटम है, एटम के सपोज ये आखिरी शेल है, तो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उनको कुछ बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? कैसे इलेक्ट्रॉन्स? लास्ट इलेक्ट्रॉन मत बोलना, बहुत जन लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलते होंगे, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कहाँ गया क्वेश्चन? एलिमेंट्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसीज लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डैश एंड डैश शेल। आप लोग पढ़े हो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? तो अगर एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को कौन से शेल से लूज कर रहे हैं? जल्दी बताओ, कौन कौन से शेल से लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को? वो लोग लूज करते हैं अपने वैलेंस एंड पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। NH4 प्लस इज नेम्ड एज डैश, NH4 प्लस का नाम क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, ये आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में बताना। वैलेंसी ऑफ नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस का वैलेंसी बच्चों, नोबल गैस आप लोग पढ़े हो ना कि जितने भी एटम होते हैं वो लोग सोचते हैं काश हम नोबल गैस जैसे बन जाए, हमारे पास वाले नोबल गैस जैसे, क्योंकि नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब बाकी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं बोल के उनका वैलेंसी है, पर नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, तो इसका वैलेंसी 0। कोई भी नोबल गैस हो, अगर हीलियम का वैलेंसी बोलेगा 0, आर्गन का 0, नियॉन का 0, दैट मीन्स जितने भी नोबल गैस है ना उनका वैलेंसी होता है 0। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एमोनिया, एमोनिया में कितने सारे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? एमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। अब इस एमोनिया में हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। मैं बोलूँगी कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के कितने एटम है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये तो मैं अपने मन से बनाई हूँ, सब अपने मन से बनाई हूँ बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, इसमें कार्बन के कितने एटम है? कार्बन के 1 एटम है, क्योंकि कार्बन के नीचे में कुछ नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगे इसलिए मैं आपको दे दी हूँ, और इसका ना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, तो बच्चों आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म, पूरा ख़त्म ये चैप्टर। ठीक है, मैं आइसोटोप्स का भी एक छोटा सा वीडियो बना दे रही हूँ। आइसोटोप्स का बच्चे लोगों को डाउट था, मैं देख देती हूँ एक दो चीज़ क्या क्या डाउट है, मैं आइसोटोप्स का बता दे रही हूँ क्योंकि शायद वो चीज़ें है दिया गया है। और हाँ, एक और चीज़, सबशेल के बारे में बोल रहे थे बच्चे। बच्चों सबशेल ना अभी आपके कोर्स में नहीं है, अगर थोड़ा बहुत इंट्रो दिया होगा उसका तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ये शेल होता है ना, जैसे कि ये शेल होता है ना, शेल के अंदर में सब शेल होते हैं, जैसे कि शेल है ना, इसी के अंदर में और सब शेल होते हैं। पर ये चीज़ अब आगे पढ़ोगे, ये चीज़ अब आगे मतलब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी तो आप सिंपल पढ़ रहे हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, ये तो नॉर्मल शेल है। अब इनके अंदर में और अलग अलग 3-3, किसी में 6 ऐसे सब सेल्स होते हैं, छोटे छोटे और सब सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, उसके बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब सेल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पर वो सब छोड़ो, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। आइसोटोप्स का इसी में बता दूँ, मैं अलग बना दूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ो, आपका एग्जाम आ रहा है मुझे पता है, हाफ ईयरली, बहुत जन का हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है। हाफ ईयरली में बच्चों मैथ्स भी काम आने वाला है, तो मैथ्स मास्टरी अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग एनरोल कर सकते हो बच्चों।
बहुत बच्चे उसमें अभी तक एनरोल कर चुके हैं मैथ्स मास्टरी में। वो लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व करें, उनके डाउट्स भी क्लियर किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है मैथ्स मास्टरी में, तो लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।